उसके बाद काम की चीज, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में डिफरेंस क्या था? ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड में? सर ओपन सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ नहीं होंगे। हाँ, ओपन सिस्टम के अंदर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस के अंदर किसका चेंज जीरो होता है? स्टेट फंक्शन। फंक्शंस का स्टेट फंक्शन का चेंज क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जीरो स्टेट होता है। फंक्शन जहां से स्टार्ट करता है वहीं पे आ जाता है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। तो फाइनल और इनिशियल सेम हो जाती है, तो जो चेंज होता है वो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि जीरो आ जाए। क्लियर? यस हाँ, यस सर। इसमें कोई डाउट? आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या चीज कांस्टेंट रहती है? प्रेशर 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 को आइसोथर्मल के अंदर हीट टेम्परेचर टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर। हीट एडियाबैटिक एडियाबैटिक के होगी। अंदर हीट हीट गलत। एडियाबैट, ये मेरे को पता था जब तुम सीक्वेंस, मैंने तभी पूछे कंटिन्यूटी में, तुमने फ्लो में पेपर में ऐसी गलत कर गया ना, तुमने कहना आइसोथर्मल सर ने कराया था टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट। जीरो हीट जीरो कांस्टेंट नहीं, हीट जीरो है। जीरो हीट कांस्टेंट नहीं, हीट जीरो है। ठीक है, फर्क है। कांस्टेंट और जीरो, कांस्टेंट का मतलब है सेम रह जाना, जीरो का मतलब है सप्लाई ही ना होना। ठीक है, तो एडियाबैटिक के अंदर हीट जीरो रहेगी, याद रखना। यस चलो, अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट है हमारे पास। कल लास्ट क्लास के अंदर जब अपन ने थर्मोडायनेमिक्स ली थी ना, उसके अंदर मैंने तुम्हें ये बताया था कि हीट के साइन कन्वेंशन और वर्क डन के साइन कन्वेंशन। मैं कहता था हीट अगर बाहर निकलेगी तो नेगेटिव, हीट गिवन होगी अब्सॉर्ब होगी तो पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन सिस्टम पे करेंगे, प्रेशर लगा रहे हैं, वर्क डन अगर सिस्टम पे किया जा रहा है पॉजिटिव, वर्क डन अगर सिस्टम करेगा तो नेगेटिव। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? बड़ा बेकार सा क्वेश्चन होता है। देखो, अगर साइन कन्वेंशन आती तो बेकार से है, नहीं तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनेगा वो। कैलकुलेट कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी when 10 kilojoule of heat is given to the system and 5 kilojoule of work is done by the system। निकालोगे? मैंने अभी, मेरे को लगता है मैंने आपको मैथमेटिकल रिलेशन करवा दिया था फर्स्ट लॉ का। यस सर फिर तो हो जाएगा, जल्दी से शाबाश। सर 5 टोटल एनर्जी 5 आएगी बस। तो यहां पर देखो, 10 किलो जॉल हीट दी गई है सिस्टम को, हीट सप्लाइड है, यानी कि क्यू क्या लेंगे? प्लस 10 किलो जॉल। 5 किलो जॉल वर्क सिस्टम के थ्रू हुआ है, तो वर्क क्या आएगा? -5 किलो जॉल। -5 किलो जॉल। तो डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है? +10। कितना है? -5। -5 कितना आ गया? 5 प्लस किलो जॉल। किलो जॉल आपके पास डेल्टा यू। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, जी सर। इसके अंदर कोई डाउट? बोलो, इसके अंदर कोई डाउट या कंफ्यूजन? नो सर उसके बाद हमारे पास आता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उसके लिए ना फॉर्मूला आता है। देखिए, 11th के अंदर जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, इसकी ना डेरिवेशन करते होते थे। ठीक है, बट अभी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला करा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला भी बड़ा कोई 0.01% चांस है कि फॉर्मूला आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद कर लो, वर्क रिवर्सिबल का फॉर्मूला है -2.303 nRT log V2/V1। ये फॉर्मूला है। ठीक है, सिंस आइडियल गैस की बात हो रही है, देखो इधर आइडियल गैस की बात हो रही है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? सभी को पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां पर देखो, केस कौन सा पढ़ रहे हैं अब? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है। आर गैस कांस्टेंट है, गैस भी कांस्टेंट है। तो पीवी किसके इक्वल आ गया? कांस्टेंट के इक्वल आ गया। लिख सकता हूं? बोलो। यस सर।
अगर पीवी कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? P2 V2 yes sir. बोलो। V1 को नीचे ले जाओ, P2 को इधर ले आओ, P1 बाय P2 किसके इक्वल आ जाएगा? V2 बाय V1 लिख सकता हूँ, बोलो। यस सर। ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा? देखो, वर्क रिवर्सिबल का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, -2.303 nRT log P1 बाय। P1 upon V1 E2 क्या ये बात समझ में आई? yes सर sir. हाँ जी। सर वर्क रिवर्सिबल होता क्या है? कैसे? वर्क रिवर्सिबल की होता है? रिवर्सिबल वर्क होता है पिस्ट, अगर तुमने देखा हो वो, मैं आपको बता दूं। मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। अगर तुम वर्क लगाओगे गैस कंप्रेस होएगी, और जब ऊपर से वर्क लगाना बंद कर दोगे गैस क्या होगी? एक्सपैंड करेगी ऐड और पिस्टन करेगी। ऊपर चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल वर्क। ठीक है? ठीक है Yes. सर। ठीक है। तो देखो भाई, मैंने ये सारा पिस्टन वाला काम इसलिए नहीं करवाया, कोई फायदा नहीं है, नहीं तो ये एक और डेरिवेशन बन जाएगी। 11th में पढ़ के आए हो, कोई पर्पस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है? नहीं तो अगर आपको याद हो 11th के अंदर पढ़ते थे, ये पिस्टन को एक्सपैंड करके चेक करते थे, इतना चेंज इन वॉल्यूम आएगा, वो सारा फॉर्मूला यहीं से निकल के आता था। बट अभी के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है अगर बाय चांस पेपर में क्वेश्चन है। ठीक है? क्लियर? यस सर। अब ये क्या है? ये एक्सपेंशन का है। अगर पेपर में आ गया वर्क डन फॉर कंप्रेशन, Negative sign. कंप्रेशन के अंदर क्या होगा? साइन उल्टा कर दो। एक्सपेंशन का नेगेटिव था ना, तो इधर क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। बात समझ में आई? बोलो। बोलो। रिवर्सिबल कंप्रेशन। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। एक मिनट सर। देखो, वर्क डन फॉर कंप्रेशन, कंप्रेस कब होगा? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा ना। तो ऑन द सिस्टम वर्क क्या होता है? पॉजिटिव नहीं होता? हम्म। तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव ही तो है। समझे? Yes. ठीक है सर। इसमें कोई डाउट? अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब वैक्यूम होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या वैक्यूम के अंदर कोई वर्क करना पड़ेगा? बोलो। बोलो। नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो मॉलिक्यूल्स देगी फिर तब वर्क होगा। वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर इज 0। वैक्यूम के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है। तो इसका मतलब गैस को एक्सपैंड करने के लिए कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता। नो वर्क इज टू बी डन फॉर एक्सपेंशन। यानी कि वर्क क्या होता है? 0। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी। इसकी ना बेस्ट एग्जांपल है, कभी आप देखना, आपने एक वीडियो देखी होगी वैक्यूम की, रील वगैरह देखी होगी। क्या करते हैं? मार्शमेलो पता है सभी को? मार्शमेलो। यस सर। मार्शमेलो को अगर तुम वैक्यूम के अंदर रखते हो ना, तो मार्शमेलो एक्सपैंड कर जाता है। तो वो एक्सपैंड क्यों करता है? ये रीजन होता है कि अपा अभी जब बैठे हैं ना, अपने ऊपर प्रेशर लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है? 180 एम। अपने ऊपर प्रेशर कितना है? 180 एम का लग रहा है। ठीक है? अगर वैक्यूम के अंदर किसी चीज को रखेंगे वैक्यूम के अंदर, तो 180 एम भी नहीं होगा प्रेशर। अगर प्रेशर ही नहीं हुआ, तो गैस या कोई स्पीशीज जो 180 एम पे एक्सपैंड मतलब कंप्रेस थी, वो एक्सपैंड करनी शुरू कर देगी। समझ रहे हो? दिखाऊं? नहीं तो वीडियो चला के दिखाऊं? को तो दिखा देता हूँ। नहीं तो यार देख लेना यार, ठीक है? नहीं तो टाइम वेस्ट हो हाँ जाएगा। जी सर, ग्रुप में शेयर कर देना, हम बाद में ग्रुप देख लेंगे। ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेना। ठीक है? वहां पे चलो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है? ये क्लियर हो गया? वर्क डन 0। अब पहला फॉर्मूला तुमने क्या किया है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस का फॉर्मूला है, तुमने याद कर लिया। W किसके इक्वल है? -2.303 nRT log V2 by V1। V2 by 1।
अब है आइसोथर्मल, ठीक है, इरिवर्सिबल, किसके लिए? चेंज के लिए। अगर इरिवर्सिबल चेंज है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा वर्क का? वर्क विल बी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, ये फॉर्मूला। डब्ल्यू खोल के लिख लो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी की वैल्यू V2 माइनस V1। क्लियर? ये हो जाएगी बात। ये फॉर्मूला भी तुमने याद रखना है। बोलो, क्या ये बात क्लियर? Yes, ये sir. सर एक्सपेंशन ही होएगा ना नेगेटिव? क्या एक्सपेंशन के लिए? हाँ, एक्सपेंशन के लिए करवाना, क्योंकि मेन चीज एक्सपेंशन वाली होती है। ठीक है, बोलो, चले नेक्स्ट। अब हमें पता है डेल्टा यू क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू था कि नहीं था? Yes, sir. वो कहता फॉर अ एडियाबैटिक चेंज वर्क डन कितना होगा? क्या लिख के आओगे? तो पेपर में जाके तुमने डेल्टा कहना यू। एडियाबैटिक के अंदर क्यू जीरो होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू यस, क्यू जीरो प्लस डेल्टा यू। वर्क क्या आएगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको पेपर में कहा जाता है वर्क एडियाबैटिक, ये जो वर्क है इसको कहेंगे वर्क एडियाबैटिक। वर्क एडियाबैटिक किसके इक्वल होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। याद रहेगी बात? बोलो, यस सर। क्या ये बात याद रहेगी? हाँ जी एवरीवन, इसमें कोई डाउट? फॉर डेल्टा। हाँ जी, यस सर, ठीक। चलो जी ठीक है है। सर। फिर उसके बाद आता है इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का जितना भी हीट कंटेंट है, हीट कितनी रिलीज हो रही है, कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, वो सारा कुछ हीट कंटेंट को मेजर करता है इंथैल्पी। अगर आप कोई कहते हैं कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो कौन सी एनर्जी होती है वो इंथैल्पी की फॉर्म में चेक करते हैं। ठीक है, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो एनर्जी का चेंज हुआ है इंथैल्पी की टर्म में चेक करते हैं। ठीक है, तो हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम को इंथैल्पी कहते हैं। डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय डेल्टा एच। कैपिटल एच। क्या इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होगी कि पाथ फंक्शन? बोलो, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, क्योंकि पाथ फंक्शन सिर्फ क्यू एंड डब्ल्यू है। क्यू एंड डब्ल्यू। मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें, मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका भी होता है, एच किसके इक्वल होता है? यू प्लस पीवी के। यू प्लस पीवी। याद रखिएगा, एच किसके इक्वल है? यू प्लस पीवी। फिर हीट कंटेंट है, तो ये क्या बताता है हमारे पास? एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो कैसी? डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर? इसमें कोई डाउट? ये बात पता है भाई? बोलो, इसमें कोई डाउट? जी सर। ठीक है, अब हमें सर पता, एक बोलो। एक सर, एच और क्यू में फिर सर क्या डिफरेंस है, क्यू और एंथैल्पी में? क्यू है हीट, क्यू सप्लाई कर रहे हैं। एच है सिस्टम के अंदर जो भी हीट कंटेंट स्टोर्ड है उस सारे को इंथैल्पी मेजर करती है। नहीं मतलब भी आपा ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਟ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? मैं बताता हूं, देखो, मान लो कोई ये सिस्टम है, ठीक है, क्यू जो है वो होती है हीट। हीट क्या है? एक तरीके की एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो अपन देते हैं वो क्यू होती है। ठीक है, जो अमाउंट मेजर करती है क्यू जो है, यहाँ पर ऐसे को हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर लिख लो इसको। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब आप सिस्टम के अंदर वो चेंज देखते हैं, उसको मेजर करता है एंथैल्पी। यानी कि एक सिस्टम के अंदर कितनी, देखो क्यू जो है ट्रांसफर करने को क्यू कहते हैं, वो सिस्टम के पास क्यू आने के बाद क्या हीट कंटेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। समझे? मतलब सर अंदर या बाहर जाने वाली क्यू है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ स्टोर होगी वो एंथैल्पी है। हाँ, मैं देखो क्यू है जो, हाँ, ट्रांसमिशन मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम क्यू है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो भाखड़ा डैम से बिजली जो बनती है, बिजली जो बनी तारों के थ्रू ट्रांसफर हो रही है अपने घरों में, है ना? तारों के अंदर जब तक वो ट्रांसफर हो रही है वो क्यू की फॉर्म में मेयर की जाती है।
जब वो अपने घर में कंज्यूम हो रही है वो इंथैल्पी की फॉर्म। Yes. जैसे सर हम लोग कह सकते हैं एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, हाँ, है ना, ये क्यू हीट। अब जो एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में स्टोर्ड ट्रांसफर हीट होती है, कंटेंट। क्यों? ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है। और एनर्जी जो हमारे पास स्टोर हो जाती है जिसको आप अब्जॉर्ब या रिलीज कर रहे हैं वो इंथैल्पी है। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैंने क्या कहा, इंथैल्पी का क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, तो एच क्या है, यू प्लस पीवी के इक्वल है ना। तो मैं अगर चेंज लू इनका, डेल्टा लगाऊं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब मेरे को एक बात बताओ, डेल्टा पीवी के आगे लगा है, क्या पी है? पी तो है प्रेशर, क्या प्रेशर चेंज होगा? बोलो। कांस्टेंट होगा सर वो प्रेशर तो क्या है, तो कांस्टेंट है। पी है कांस्टेंट। प्रेशर तो अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर, जो चीज कांस्टेंट होती है वो डेल्टा से बाहर आती है। तो पी डेल्टा डेल्टा एच वी, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा डेल्टा वी। पी, ये हमारे पास आ गया। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, ठीक है सर। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई? तो आपके पास एक रिलेशन ये भी आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जो कि आपने याद रखना है और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। अब हमें पता है एच किसके इक्वल होता है, यू प्लस पीवी के इक्वल होता था। बोलो। रुको, मैंने वही लिख दिया। हमें पता है डेल्टा यू क्या होता था, क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, है ना, होता था कि नहीं होता था? अब क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वर्क क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। Put करो यहाँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। क्यू किसके इक्वल आएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो अगर तुम देखो फर्स्ट की और सेकंड की राइट हैंड साइड क्या है, बराबर, इक्वेट 1 और 2। तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के। ये जो हीट है ना, दिस इज कॉल्ड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बात समझे? तो तुमने याद रखना है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट जो है वो किसके इक्वल होगी? बोलो, हीट जो है किसके इक्वल एंथैल्पी होगी, के ऊपर, डेल्टा एच की, एंथैल्पी के ऊपर। चेंज इन एंथैल्पी की। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, आगे सर। इसमें कोई डाउट? बोलो। अब ये तो क्लियर हो गया। अब सेकंड इक्वेशन देखो भाई, ये वाली इक्वेशन, इसको दोबारा पकड़ते हैं। जस्ट एक सेकेंड, स्लाइड्स खत्म हो गई। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो भाई, सेकंड इक्वेशन दिख गई। अब सेकंड इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और लिखता हूँ। क्यू क्या था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर मैं कहूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्यू वी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू। तो इसका मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल है, डेल्टा यू के, डेल्टा यू डेल्टा के। यू के इक्वल और होगी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल है, डेल्टा एच के इक्वल होगी। डेल्टा एच के। क्या है बात समझे? पॉइंट समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं? हाँ जी एवरीवन। हाँ जी सर। तो सर अब पेपर में क्या स्लाइड है, अब पेपर में ना देखो डायरेक्ट आएगा, क्यूपी पूछेगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होता है।
डेल्टा एच के। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू के। कराओगे? यस। बोलो, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? अब चलो फिर फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं जो भी अपने बनाई, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी प्लस डेल्टा एच। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये तो इक्वेशन अपन ने बनाई है। अब मेरे को बताओ अगली इक्वेशन बनानी है, ड्राइव करवाऊं कि डायरेक्ट लिखवा दूं? तुम बताओ। डिराइव करा दो सर। ड्राइव करा दूं? बहुत आसान है, चलो आ जाओ। यहाँ देखो, ड्राइव से स्टेप्स याद रह जाते चलो ठीक है, यहां पर देखो, इस रिएक्शन को मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। पी डेल्टा वी को लिख सकता हूँ पी वी टू माइनस पी वी वन, हैं। पी वी टू माइनस वी वन। डेल्टा एच किसके इक्वल होगा? डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस PV2 वन। माइनस PV1। हमें पता है आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अगर पी वी वन है, वॉल्यूम वी वन है, तो नंबर ऑफ मोल्स एन वन होंगे, आरटी। N1 RT। अगर पी वी टू है तो नंबर ऑफ मोल्स एन टू होंगे, आरटी। अब तुम पूछोगे यस। कि सर आपने V1 के साथ N1 लिखा, T1 क्यों नहीं लिखा? देखो टेम्परेचर सेम मान के चल रहे हैं अब, बट नंबर ऑफ मोल्स नहीं सेम होंगे। क्यों नहीं सेम होंगे? अगर नंबर ऑफ मोल्स ही सेम हुए तो वॉल्यूम कैसे से वो कैसे डिफरेंट हो जाएगा? चेंज। तो इसलिए वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑटोमेटिकली हमें चेंज करने पड़ेंगे। वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम ज्यादा होंगे। ठीक है, तो पुट करो, दोनों की वैल्यू यहां पुट करो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू पीवी टू, पीवी टू की N2 RT एन टू आर टी, माइनस N1 एन RT। वन आर टी। तो डेल्टा एच किसके इक्वल आएगा? डेल्टा यू प्लस एन टू माइनस एन वन आर टी के। RT। तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा NG RT। क्या है बात समझी? समझे भी? हाँ जी एवरीवन, समझ आई बात? अब यहाँ पर डेल्टा एनजी लिखने का लॉजिक क्या है? डेल्टा एनजी कौन बताएगा मेरे को? सर नंबर गैस ऑफ है इसलिए मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ऑफ चेंज मोल्स इन नंबर ऑफ लीजिए। मोल्स ऑफ गैस। हाँ, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपन ने लेने किसके? सिर्फ गैसियस वाले रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। ठीक है, डेल्टा एनजी मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। reactant and product in gaseous phase। अब मेरे को क्या लगता है, ये क्वेश्चन इस बार मास्टर केडर के अंदर पक्का आएगा। ये क्वेश्चन इसके बेसिस के ऊपर आता भी है और आएगा भी। ठीक है, अब आ जाओ कैसे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा दो टाइप्स के अंदर आता है, टाइप वन भी करवा के दिखाता हूं मैं, टाइप टू भी करवा के दिखाता हूं। क्वेश्चन आएगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन N2 प्लस थ्री एच टू, ये भी गैस, ये भी गैस, गिव्स टू अमोनिया गैस। दूसरा आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन N2 प्लस थ्री एच टू, ये भी गैस, ये भी गैस, गिव्स टू NH3 at 300 Kelvin when delta U is कितना? 350 किलो जूल पर मोल। करोगे? हाँ भाई, करोगे ट्राई कि मैं करवाऊं? कैमरास भी ऑन करेगी रखिए अपने। ईशा कैमरा ऑन रखिए, पूजा, सरबजीत, हाँ जी एवरीवन कैमरा ऑन रखिए।
सर नेगेटिव में आएगी डेल्टा एच। हम्म नेगेटिव में आएगी। देखो कैसे करेंगे। हमें पता है डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सारी गेम है डेल्टा एन जी की। डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर माइनस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में 2 मोल्स है, रिएक्टेंट में 3 और 1, 4 मोल्स है। 4 माइनस, माइनस तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 2 आर टी। ये आ गया रिलेशन, कुछ नहीं 2। करना था। ये यस। आपको ये मास्टर गेटर के अंदर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये मास्टर गेटर में क्वेश्चन आता है ऐसा। अब यस। पेपर में हद से ज्यादा क्या कर सकते हैं, देखो ये मास्टर गेटर का क्वेश्चन है, ये कंपटीशन जेई नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था। अब जेई नीट में उन्होंने टाइम भी तो खाना है बच्चों का, तो वो क्या करते हैं, वैल्यूज दे देते हैं। अब टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, डेल्टा यू दे रखा है 350। अब मेरे को कोई बताएगा इसका आंसर क्या है एग्जैक्ट, देखते हुए कितनी कैलकुलेशन करते हो। सर काफी नेगेटिव बहुत बढ़ी गई है सर, जो बता वैल्यू रहे बहुत हैं। बढ़िया ही है। नेगेटिव में, हाँ जी। मेरे को अब इसीलिए ज्यादा करो लग सी, रहा एक बार था। तुम एक बार वैल्यूज एक बार पुट कर लो, चलो मैं तुम्हें दिखा दूंगा आदो जिन्होंने गलत किया होगा ये क्वेश्चन। एक बार वैल्यूज पुट करो, फिर देखना गलत किया होगा तुमने। सर मेरा सर तो मन केल्विन को कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को। केल्विन को तो वैसे ही रखेंगे। सर मेरा तो -1680 है डेल्टा एच। फिर माइनस मेरा आया 349.5। 349। -46। डेल्टा यू। मैं तुम्हें बताऊं तो 88। देखते हैं किस किसने गलत किया है। अगर तो सही किया है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो फॉर्मूला था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू की वैल्यू 350, डेल्टा एन जी की वैल्यू -2, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 300। यही किया है, यस सर। यही किया भाई एवरीवन। हाँ सर जी। 8.3 की जगह 0.083 सर होना हाँ, चाहिए। ये वाली मैंने भी यही लिया, 0.08 वाली। यही किया ना, तो बिल्कुल जी। गलत किया है। मेरे को पता था कि तुम करोगे ये काम। देखो ये क्यों दिक्कत आई, क्योंकि तुमने यूनिट्स नहीं करे साथ में। देखो यहां पर किलो जूल है। आर के बारे में थोड़ा सा बताऊं, आर के यूनिट होते 8.314 जूल पर राहुल केल्विन बिल्कुल मोल। बिल्कुल। तो यहां पर देखो 350 को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जूल में कन्वर्ट करने के लिए। यहां देखना, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा जूल पर मोल, प्लस -2। 8.314 के -2 क्या मोल ना, तो यहाँ पे मोल आ गया। ठीक है, नहीं नहीं -2 तो नंबर है ना। 8.314 की यूनिट क्या है, 8.314 की यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल। 300 केल्विन है, उसकी यूनिट क्या है, केल्विन। तो केल्विन से पर केल्विन कट गया, पीछे भी जूल पर मोल आ गया, आगे भी जूल पर मोल। अब सॉल्व होएगा, ऊपर थोड़ी होना था। समझे, हम्म। बात समझ में आई। तो जल्दबाजी नहीं करनी। देखो सिंपल सी बात हमेशा याद रखना। देखो ऐसा वैसे कैलकुलेशन वाला इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता मैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज कि किलो जूल के अंदर अगर आता है ना, तो ध्यान रखना कि किलो जूल को कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझे बात को। यस सर। रमन पता लगा आपको, ईशा। यस सर। अब देखो टाइप 1 का क्वेश्चन तो पेपर में आ सकता है, टाइप 2 के आने के चांसेस बहुत कम है। अब और टाइप कौन सी आ सकती है, देखो टाइप 1 तो आई हुई है। अब टाइप 3 का क्वेश्चन जो मेरे को लगता है आ सकता है आने वाले टाइम के अंदर, देखो क्या है। चले आगे। यस सर। कहेगा फाइंड द करेक्ट रिलेशन between delta H and delta U when number of moles of product are greater than number of moles of reactant. A option delta H greater than delta U, B option delta H less than delta U, C option delta H equal to delta U, D option none of these। ये आ गई टाइप 3। डेल्टा एच सर वैसे तो पॉजिटिव आऊगा ना जगह।
सर ए। फिर यही होना डेल्टा चाहिए। यू लार्ज होएगी, नहीं, डेल्टा एच लार्ज होएगी सर ए। डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है ना। डेल्टा यस एन सर। जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव आ ज्यादा है जाएगा। रिएक्टेंट्स की कम है तो डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर यस। यस ये पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो डेल्टा यू के अंदर पॉजिटिव टर्म ऐड होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ जाएगी डेल्टा यू से। तो ग्रेटर। ये है समझे। यस। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है जो मेरे को लगता है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ केसेस। अगर तो डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो डेल्टा एच ग्रेटर होगा डेल्टा यू से। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन जीरो हुई तो डेल्टा एच होगा लेस देन डेल्टा यू के। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो हुई तो डेल्टा एच इक्वल होगा डेल्टा यू। समझे बात को। बोलो। हाँ जी एवरीवन, क्या ये बात समझ में आई? यस सर क्लियर। यस सर। इसमें कोई डाउट? बोलो भाई, इसके अंदर कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके नो सर। की? नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आती है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या है? देखो हीट कैपेसिटी ना कहीं वो समझ ही नहीं लगती क्या है। सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, ये सिस्टम है पेन हमारा। इस सिस्टम का टेम्परेचर मान लो अभी है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 से 31 करने के लिए इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको आप कहेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। कितनी हीट इस सिस्टम को चाहिए ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ एक जाए, डिग्री से। उसको कहेंगे हीट कैपेसिटी। बात समझे? यस। हीट कैपेसिटी क्या है ऑफ अ सिस्टम? इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature the system by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी को लिखते हैं कैपिटल सी के साथ। कैपिटल सी का फॉर्मूला क्या है? क्यू बाय डेल्टा टी। क्यू क्या है? कितनी हीट लगेगी। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो कि 1 आएगा। समझे? क्या ये बात समझ आई? अब मेरे को बताना है हीट कैपेसिटी के यूनिट्स क्या बनेंगे। यूनिट्स क्या होंगे हीट कैपेसिटी के? बोलो। जॉउल पर सेकंड। जाउल पर केल्विन है, सेकंड थोड़ी, टाइम थोड़ी है। सॉरी। टेम्परेचर, सॉरी सर। ये सॉरी 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 नहीं नंबर कटवाने हैं, ठीक है, वहां पेपर में जाके तुमने वहां पर टिक लगा दी, काम खत्म। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं, आराम से करना, टाइम है अपने पास। पेपर को बड़े ध्यान से करो, ठीक है। जाउल पर खेल। उसके जॉउल बाद पर केल्विन। ये होगी हीट कैपेसिटी। अब आती है हीट कैपेसिटी की दो टाइप्स है, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो भाई, मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं सीएन को। सीएन क्या होता है हमारे पास? क्यू बाय एन डेल्टा टी के बराबर होता है। सिंपली जो सिंपल हीट कैपेसिटी है ना उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे ना तो अपनी मोलर हीट कैपेसिटी आएगी। अब फटाफट मेरे को इसकी यूनिट्स बताओ, यूनिट्स क्या होंगे? जाउल सर पर मोल मोल पर केल्विन। ठीक है। पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप स्मॉल सी से शो कर दें। ये क्या होता है? क्यू बाय एम डेल्टा टी। एम आ जाता है मास। एम क्या आएगा हमारे पास? मास ग्राम के अंदर। तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे? जाउल जूल पर ग्राम पर ग्राम। केल्विन। ग्राम पर केल्विन। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात समझे? हाँ जी, बोलो। अब यहां पर देखो, मैंने कराया था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या थी? कैपिटल सी ना, अभी करवाई तुम्हें। यस। अगर मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दूं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपीसीबी। वो क्या होगी? सीपी। तो सीपी क्या होगी? क्यू बाय डेल्टा टी, है ना। अब इधर देखना, रुको, सी क्या थी? क्यू बाय डेल्टा टी ना। अभी तो मैं लिंक बनवाता हूँ। सीपी कांस्टेंट प्रेशर की बात होती है, क्यू भी कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, क्यू के नीचे भी पी लग जाएगा, क्यू के नीचे भी पी लग जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्यूपी तुम्हें क्या करवा रखा है मैंने पीछे?
डेल्टा डेल्टा एच एच। तो पुट करो तो सीपी किसके इक्वल आएगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। हाँ समझे, रट्टा नहीं मार रहे अपा, समझ के करवा रहा हूँ अभी तो जितना ज्यादा। देखो मैं तुम्हें वो एक्सप्लेनेशन छोड़ रहा हूँ जो बहुत ज्यादा लेंथी है, नहीं तो कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। जो बल्कि है, ज्यादा बड़ी डेरिवेशंस है वो नहीं करवा रहा आपको, ठीक है, क्लियर। और सिमिलरली हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम अगर बनाएंगे तो क्या बनेगी, हीट कैपेसिटी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कहेंगे आपा क्या, सीवी। तो सीवी क्या होगी, क्यूवी बाय डेल्टा टी, है ना। क्यूवी क्या होता है, क्यूवी अभी पीछे निकाला था, क्या होगा, डेल्टा यू डेल्टा यू। बाय डेल्टा टी। सीवी आ गया। तो पेपर में ना आपको सीपी या सीवी पूछ लेता क्या है, तो सीपी डेल्टा एच के साथ लिंक्ड है, कैसे पता लगा, क्यूपी बाय डेल्टा टी था, समझे, वही पता लगा। यस। यस यस सर। सर। फिर सीपी और सीवी में रिलेशन तो आप सभी ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, सीपी माइनस सीवी किसके इक्वल होता है, एनआर के इक्वल। और 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। और बोलो क्या है बात, समझे, यस सर। इसमें कोई डाउट, बताओ, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन। नो सर। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, हाँ जी एवरीवन। कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने प्रेजेंट नंबर है। ऑफ एटम्स है, जैसे आप कहते हैं मोनोटॉमिक गैस है, जैसे हीलियम मोनोटॉमिक गैस है, सिंगल एटम है। ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, 2 एटम है। ओजोन ट्राइएटॉमिक गैस है, 3 एटम है। अब यार ये मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटॉमिक, हमें कैसे पता लगेगा, उसको अपन निकालते हैं गामा को, एटॉमिसिटी को। देखो गामा का ना फॉर्मूला होता है सीपी बाई सीवी। अब ये क्यों करवा रहा हूं, देखो ये ना ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन अपने को आ सकता है। तो पेपर में सबसे पहली चीज क्या आ सकती है, पहला क्वेश्चन मास्टर की में क्या पूछा जा सकता है, एटॉमिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी बाई सीपी होता है, सीपी बाई सीवी होता है, या कुछ और 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो सीपी बाई सीवी को आप एटॉमिसिटी कहते हैं, गामा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको मास्टर गेटर में ये पूछ सकता है कि वो गामा जो है मोनोटॉमिक के लिए क्या होगा, डायटोमिक के लिए क्या होगा, ट्राइटोमिक के लिए क्या होगा। अब उसके लिए ना हर एक के लिए वैल्यू अलग है, तो बट तुम्हें वैल्यू रटने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं क्या है। देखो सीपी और सीवी एक टेबल बनवा रहा हूं, बहुत आसान टेबल है, देखना इधर, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, ध्यान से देखना भाई, लिखना नहीं, पहले इधर देख लो, समझ लो, फिर टेबल अपने बनाते रहना। देखो तुमने क्या करना है, ये टेबल बना लिया, सीपी ऊपर लिखना है, सीवी नीचे लिखना है, मोनोटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक। तुमने ना सीवी मोनोटॉमिक के अंदर लिख देना है 3/2 आर, लिख दिया, 3/2 आर लिख दिया। अब तुमने जैसे ही ऊपर जाना है तो आर ऐड कर देना है, 3/2 आर के अंदर आर ऐड करो, क्या बनेगा, 5/2। बाई टू। राइट हैंड साइड पे जाओगे फिर आर ऐड कर देना है, क्या बनेगा, 5/2 आर। 5/2 आर। इधर राइट हैंड साइड पे जाओगे क्या बनेगा, 7/2 आर। 7/2 आर। सेम इधर राइट हैंड साइड पे जाओगे क्या बनेगा, 7/2। 7/2 आर। इधर राइट हैंड साइड पे जाओगे तो क्या बनेगा। 9/2 आर। तो तुमने सिंपली सीवी की वैल्यू 3/2 आर लिखी, ऊपर गए तो आर ऐड कर दिया, इधर गए तो आर ऐड करते गए, तो सारों की वैल्यूज हमारे पास तैयार होगी। बोलो सारों की वैल्यूज आ गई हमारे पास, देखो सारों की वैल्यूज आ गई, बहुत आसान है ना वैल्यूज निकालनी। अब पेपर में जाके तुमने क्या करना है, गामा की वैल्यू कही थी ना, तो मैं निकालनी सिखाऊंगा। गामा की वैल्यू क्या है, गामा क्या होता है, सीपी बाई सीवी, डिवाइड कर दो, 5/2 को, आर को 3/2 आर के साथ डिवाइड करो, मोनोटॉमिक के लिए 5/3 आ जाएगा। 5/3 क्या होता है, 1.6। तो मोनोटॉमिक के लिए एटॉमिसिटी गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.6। डायटोमिक के लिए 7/2 आर को 5/2 आर से डिवाइड कर दो, आर बाई टू कट गया, 7/5 कितना बनेगा, 7/5। 1.4 बन जाएगा। ट्राइटोमिक के लिए 9/2 आर को 7/2 आर से डिवाइड कर दो, आर बाई टू कट गया, 9/7। 9/7। इसकी कितना बनेगा, 1 पॉइंट कितना बना, 1.2 ही बनेगा, 1.2 के राउंड, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, ये गामा की वैल्यू तो पता लग गई, कैसे निकाली, हाँ जी एवरीवन, ये पता लगी। अब पेपर में ना क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस जो मेरे को लगता है आ सकता है, देखो फॉर गिवन गैस
वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल टू 1.4, प्रिडिक्ट द गैस। बाय एटॉमिक। अभी रुक जाओ, ओके सर। हीलियम, ओजोन, आर्गन। अब बताओ, ए, ए ऑप्शन। ऑक्सीजन। तुमने चुप करके, आधे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, यार ये कहाँ पे किस चैप्टर का टॉपिक है। ओ भाई, कोई लेना देना नहीं, गामा 1.4 पे डायटोमिक, 2 एटम वाली गैस देख लो कौन सी है, तो 2 एटम वाली गैस O2 है डायरेक्ट। ओके। समझ रहे हो बात को। तो क्वेश्चन ना देखो, क्वेश्चंस की टाइप भी अपने को सिलेक्ट करनी पड़नी है, क्वेश्चन आ कैसे सकता है। देखो, जो तो आए हुए हैं वो तो हमें पता ही है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जो आ सकते हैं वो अपने को ढूंढने पड़ेंगे यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली वो होना चाहिए, 10-20 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, 2 मिनट लग रहे हैं, वो क्वेश्चन कांटा मार दो, नहीं आएगा, गारंटेड है। पेपर दे के भी आओगे ना, तो भी मेरे को कह देना कि सर ये क्वेश्चन आ कैसे गया, आएगा ही नहीं। वो थ्योरी जो ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन वाला क्वेश्चन है ना, वो नहीं पूछेगा कभी। समझे? क्या ये बात समझ में आई? समझ आ यस। गई सर। क्लियर? तो इतना पढ़ लोगे। अब देखो, इसका बेनिफिट पता क्या होगा, जितना मैं करवाता जा रहा हूं ना, इसको क्लास में ना लिखा करो, इसको क्लास खत्म होने के बाद जब नोट्स भेजता हूं ना, उसको नोट्स को फटाफट लिख लिया करो। इससे होता क्या ना, क्लास में तुम अटेंटिवली सुन लेते हो, और जब नोट्स बनाते हो तो तुम्हारा दूसरी बार लिखा जाता है, रिवीजन हो जाती है। तो ऐसे करके ना ज्यादा बढ़िया तरीके से रिटेंशन रहती है, ज्यादा लंबे समय तक रहता है। तो वो करा करो, साथ साथ नोट्स बनाया करो। देखो, मेरे अकॉर्डिंग साथ साथ जब नोट्स बनाते हो ना, तुम बाद में नहीं पढ़ते, ठीक है, तो नोट्स बाद में बनाया करो, साथ साथ डिस्कस कर लिया करो, ठीक है। क्लियर? हाँ भी, एवरीवन क्लियर? चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना कर लो, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।